सौतन की सुहागरात पार्ट 2। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहागरात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? अब नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूं पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई मैं हूँ, सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहागरात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे। मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है।
अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे, और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तो मैं माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सगा बेटा सुनील और बहू कीर्ति उन्हें उनके सौतेले बेटे के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी, कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी, अब कितना लेट कर दिया है, टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले जाते हैं और उषा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप तो बहुत सगा बेटा करती थी। आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है? माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है।
अरे मम्मी जी, अब खा भी लीजिए ना, ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे। उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी ला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं, और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आंका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को ये देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी। सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है।